सबसे पहले तो अपना फ़ोल्डर बना लेते हैं। बाकी अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली एक वहाँ पे भी क्रिएट हो गई, बट स्टिल हम एक और बना लेते हैं नेम्ड day38। इसको ओपन कर लेंगे कहाँ, VS कोड में। अब आप अगर डायरेक्टली टर्मिनल में ओपन कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ हम यूज़ करेंगे VS कोड को टर्मिनल ओपन करने के लिए। टर्मिनल कैसे ओपन होगा, ये 3 डॉट्स, टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, या फिर कंट्रोल एंड बैकटिक। बैकटिक कहाँ होता है, एस्केप की के जस्ट नीचे 1 के लेफ्ट में, तो इससे भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल बैकटिक या फिर कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। ओके, तो अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ, day38 नाम के फोल्डर में हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप स्लैश day38 मीन्स डेस्कटॉप नाम का मेरा मेन फोल्डर है, उसके अंदर एक day38 नाम का एक और फोल्डर है जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो अब इसके अंदर एक मैं कमांड यूज़ करूँगा। वो कमांड क्या है, अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, दैट इज़ npm create @latest। इसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे हमसे। ओके टू प्रोसीड में वाई कर दो, वाई मीन्स यस, एंड प्रोजेक्ट का नाम हम लिख देंगे यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट क्या है आगे बताऊंगा मैं आपको, पैकेज नेम भी यूज़ स्टेट रहने दो। और इसको एरो कीज़ की हेल्प से यहाँ पे हम रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एरो कीज़ की हेल्प से जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, एंड इसको यहाँ पे जस्ट एंटर, देन यस। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक फ़ोल्डर आपका बन चुका है यूज़ स्टेट नाम से, तो थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे, एंड हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, कुछ स्टार्टिंग की फाइल्स होंगी जो कि रिएक्ट में ज़रूरी होती हैं। उसी के बाद आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हो। ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, वेट प्रोवाइड करता है। ओके, आप डायरेक्टली रिएक्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट रिएक्ट को वाया वीट इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वीट हमें उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए हम वीट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आई गेस हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो सर्वर इसने ओपन करके दिया है, कंट्रोल और क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। एक बनी बनाई वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके अंदर एक काउंटर भी होता है, जितनी बार मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा उतनी बार ये काउंट मेरा इंक्रीज़ होगा। और आज हम यही बनाने वाले हैं, ठीक है, कि मैं काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए, जैसे 28, 29, 30 हो रहा है, तो ये मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो सर्वर मेरा रेडी है। अब सबसे पहला काम, हमें 3 फाइल्स को क्लीन करना होता है। कौन सा, इस सोर्स फोल्डर को ओपन करो, SRC को, इसके अंदर आओ app.jsx के अंदर, देन जो ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ तक ये एंड ना हो जाए वहाँ तक इसको पूरा साफ़ कर दो। इससे क्या होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लीन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ index.css, इसके अंदर से पूरी CSS हटा दो, app.css, इसके अंदर से भी पूरी CSS हटा दो। तो अब आपके पास एक प्लेन वाइट पेज आ जाएगा जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक समझ में ना आ रहा हो कि फ़ोल्डर कैसे बनाना है, किस तरीके से कमांड रन करनी है, किस तरीके से सर्वर ओपन होगा, कोई डाउट किसी का, या फिर सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और ये पहले 3 स्टेप्स भी सभी को आने चाहिए कि app.jsx को क्लीन करना है, index.css एंड app.css में से सारी चीज़ें हटा देनी है। ये कौन देता है वो सारा कोड, वो सारी जो वेबसाइट थी आपके पास, वो आपको प्रोवाइड करता है वीट। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने हटा दिया। बाकी लोग, सिर्फ 2 लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को क्या है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 3 लोग हैं। अब देखिए, बार बार मैं आपके पीछे फीडबैक लेने नहीं आऊँगा, एक एक बंदे से नहीं पूछूंगा कि आपको समझ आया, आपको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछो। अब आपका कोई आंसर ही नहीं आता है कि येस या फिर नो, अब कोई डाउट है तो वो पूछो, समझ आ गया तो वो बता दो, मुझे भी तो पता चले ना सामने टीचर को कि क्या सीन है। बट ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम app.jsx में जाएंगे, तो जो भी आपको वेबसाइट में दिखाई देगा वो सारा का सारा होता है इस app.jsx फाइल के अंदर। तो हमारा आज का टास्क क्या है कि जो आपने स्टार्टिंग में काउंट देखा होगा, वो काउंटर देखा होगा, मैं जितनी बार क्लिक कर रहा था उतनी बार उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो एक सिंपल सा कंपोनेंट मेरे पास बचा, जो एक फंक्शन है जो भी कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है अभी देखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया h1 के अंदर कि काउंट इज़ 0, लेट से इस तरीके से बना दिया कि काउंट इज़ 0, और इसके नीचे एक बटन दे देते हैं, बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे इंक्रीज़। तो इस इंक्रीज़ नाम के बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो इस काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। अभी तो ऑब्वियसली नहीं होगी, कोई लॉजिक ही नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना सकता हूँ। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट काउंट इज़ इक्वल टू 0। अब मैं कॉन्स्ट नहीं बनाऊँगा। कॉन्स्ट क्यों नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं काउंट की वैल्यू को तो चेंज करूँगा ना, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो इसको लेट कर देते हैं।
ठीक है, इसको लेट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने लिख दिया लेट काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू आनी चाहिए। मान लो मैं काउंट की वैल्यू इनिशियली 4 कर देता हूँ, बट यहाँ पे तो स्टिल 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया है काउंट इज 0। अगर मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, उसके अंदर वेरिएबल का नाम दैट इज़ काउंट। अब क्या आएगा, काउंट इज़ 4। लेकिन इस काउंट को मुझे इंक्रीज़ करना है, इस काउंट को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो कैसे इंक्रीज़ करूँगा, एक हम फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बना दिया इसके अंदर, लेट से फंक्शन इंक्रीज़, और ये क्या करता है, लेट से काउंट को 1 से बढ़ा देता है कि काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इस इंक्रीज़ फंक्शन का क्या काम है, काउंट प्लस प्लस। अब ये इंक्रीज़ फंक्शन अभी कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा बताओ। जो इंक्रीज़ फंक्शन मैंने बनाया इसको मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा। इंक्रीज़ फंक्शन में लॉजिक क्या है, काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस मीन्स कि काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दो। तो अभी तो ये फंक्शन कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन जब मैं कॉल करूँगा तभी तो यूज़ होगा। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा बताओ। कहाँ पे यूज़ होगा फटाफट, बटन क्लिक पे। एग्जैक्टली, इवेंट लिसनर से आपने पढ़े थे कि जब बटन पे क्लिक हो तब कोई काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे फंक्शन का सिर्फ नाम। ठीक है, इस तरीके से कॉल नहीं करना है, कॉल करने पे गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ आपको सिग्नेचर पास करना है, ओनली सिग्नेचर, मतलब फंक्शन का नाम पास कर दो। तो इससे क्या होगा, अब मेरी वैल्यू इंक्रीज़ अभी तो नहीं हो रही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे बट स्टिल इंक्रीज़ नहीं हो रही है। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। इसी के नीचे कर लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग काउंट, कि काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, ताकि मुझे पता तो चले। तो इंक्रीज़ के ऊपर क्लिक किया, 5 हुई, फिर 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई। तो यहाँ तो चेंज हो रहा है, बट ये जो मेरी UI पे वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है। तो यही हमारे पास एक प्रॉब्लम है अभी, कि वैसे तो जनरली हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बट UI जो है वो चेंज को शो नहीं कर रहा है। इसको कैसे फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे अभी मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। और UI आपका नॉर्मल वेरिएबल को इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकता है कि आपने इस तरीके से वैल्यू चेंज कर दी और UI भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का। अब यूज़ स्टेट क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ, कि जब आपको कोई वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू UI में चेंज करवानी हो तो आपको UI को बताना पड़ता है कि मैं इस वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ, तो इसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, तो यहाँ पे आओ। द प्रॉब्लम प्रॉप्स कांट सॉल्व, प्रॉप्स आर ग्रेट फॉर पासिंग डेटा। अगर हम प्रॉप्स की बात करें, बट वट हैपन्स व्हेन समथिंग नीड्स टू चेंज बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शन। जैसे यूज़र इंटरेक्शन कि क्लिक करने पे कोई एक्शन करना है, ये वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो मैं UI पे इसको कैसे चेंज करूँगा। द काउंट वेरिएबल चेंजेस बट द UI नेवर अपडेट्स। वही हमने देखा, काउंट वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो रही है 5 6 7 8, बट UI अपडेट नहीं हो रहा है। वाई, बिकॉज रिएक्ट डज नॉट नो वेरिएबल चेंज, इट हैज़ नो रीज़न टू री रेंडर। देखो यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो गई, बट रिएक्ट को पता नहीं चला कि वैल्यू चेंज हो गई है, तो उसको री रेंडर करने का कोई यहाँ पे सेंस समझ में नहीं आया। री रेंडर मतलब बिना रिफ्रेश किए पेज को चेंज कर देना। ठीक है, अब रिफ्रेश करना तो एक चीज़ हो गई, बट बिना रिफ्रेश किए वैल्यूज़ को चेंज करना है, फिर जो भी चेंज हुआ वो पता लगाना, उसको बोलते हैं री रेंडर। तो अभी रिएक्ट के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वो इस चीज़ को री रेंडर करे और इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम यूज स्टेट सॉल्व। सो जो हमारे पास यूज स्टेट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट टेल्स रिएक्ट दिस वैल्यू मैटर्स व्हेन इट चेंजेस अपडेट द UI। तो यूज स्टेट करता क्या है, यूज स्टेट कहता है कि ये एक वेरिएबल है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, रिएक्ट से कहता है कि इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, मतलब इसको देखते रहना है, जब ये चेंज होगा आपको UI अपडेट कर देना है। अब किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, इसको देखो। अब इसका थोड़ा सा सिंटैक्स लग सकता है आपको कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा वियर्ड है। किस तरीके से होता है इसका सिंटैक्स, देखो। आप सबसे पहले लिखोगे कॉन्स्ट, क्या लिखोगे, कॉन्स्ट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हो। मैंने लिख दिया लेट से काउंट। दूसरी चीज़ एक होता है सेटरिज्म, कि काउंट तो आपका वेरिएबल हो गया, बट इसकी वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आप यूज़ करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे सेट काउंट, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो इसका नाम। जनरली आप यही लिखते हो कि अगर इसका नाम काउंट हो गया तो इसका नाम सेट काउंट, अगर इसका नाम ए तो इसका नाम सेट ए, नाम कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ क्या है, वेरिएबल, कॉमा लगा के दूसरी चीज़ एक सेटर फंक्शन। ठीक है, सेटर, सेटर क्या करता है, इसकी वैल्यू को सेट करेगा। उसके बाद आप लिखते हो यूज़ स्टेट। ठीक है, यूज़ स्टेट ये इंपोर्ट होता है। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट।
मतलब यूज स्टेट किसी और ने लिखा होगा कि किस तरीके से काम करेगा। अब यूज स्टेट है क्या, जावास्क्रिप्ट ही तो है, अंडर द हुड क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है। देखो अगर मैं कंट्रोल और क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारा कोड दिखाई देगा, बट ये हमारा पॉइंट नहीं है। बट इतना समझो कि यूज स्टेट भी किसी न किसी बंदे ने लिखा ही हुआ है, उसको मैं कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको कोई वैल्यू लिख देनी है। मान लो मैंने लिख दिया 6, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू हो गई 6, और सेट काउंट में कब यूज़ करूँगा, जब मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा। ठीक है, काउंट आपका वेरिएबल हो गया जैसे मैंने पहले बनाया था। सेट काउंट क्या हो गया, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए फंक्शन, सेटर फंक्शन। अब जब भी आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी तो अलग से फंक्शन नहीं बनाना है, आपको बस यूज़ कर लेना है सेट सेट काउंट। ओके, चलो अगेन मैं फंक्शन बना लेता हूँ कि फंक्शन इंक्रीज। अब आप कहोगे कि अभी तो कहा था कि इसको चेंज करने के लिए सेट काउंट यूज़ करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ के अंदर सेट काउंट यूज़ कर लेते हैं। इंक्रीज़ के अंदर मैं लिख दूंगा सेट काउंट, क्या कर दिया, सेट काउंट की वैल्यू को लेट से 8 कर दिया। इनिशियली 6 थी, मैंने कहा जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो सेट काउंट कर दो आप 8। इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्या किया मैंने, काउंट और सेट काउंट बनाया। सेट काउंट वैल्यू को चेंज करेगा, इस काउंट की वैल्यू को, और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू है वो काउंट की इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियली तो 6 आएगी यहाँ पे वैल्यू, अगर आप देखोगे तो इनिशियली काउंट इज 6। जब भी इंक्रीज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन में क्या लिखा है, सेट काउंट 8, मतलब काउंट की वैल्यू को 8 कर दो। तो यू आई इंक्रीज चेंज होगा या फिर नहीं होगा। देखो जैसे मैंने प्रेस किया उसके ऊपर तो क्या हुआ, यू आई में वैल्यू हो गई 8। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना है। क्या करना है, 1 से इंक्रीज़ करना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके अंदर कि सेट काउंट काउंट प्लस 1, ये तो करना है, सेट काउंट काउंट प्लस 1। लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं। देखो अब मैं जितनी बार प्रेस करूँगा उतनी बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या किया मैंने, सेट काउंट के अंदर लिख दिया काउंट प्लस 1। काउंट प्लस प्लस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, नॉट श्योर। देखो अगर आप सिंपली काउंट प्लस प्लस कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, बट काउंट प्लस 1 अगर आप लिख दोगे, प्लस 10 अगर आप लिख दोगे तो वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके ऊपर आप प्रेस करोगे इंक्रीज़ के ऊपर, तो वैल्यू हमारी एक एक करके इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये है हमारा स्पेशल सिंटैक्स। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, यूज स्टेट मैं रिपीट करूँगा, बट क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये नॉर्मल वेरिएबल से तो डिफरेंट है वेरिएबल ही, बट नॉर्मल वेरिएबल से डिफरेंट है। यस और नो, फटाफट। सभी लोग बताओ क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बाकी मैं अभी रिपीट करता हूँ कि ये नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा तो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू जब चेंज होती है तो यूआई में चेंज नहीं होती है, भले ही वैल्यू चेंज हो जाती है बट यूआई में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब भी मैं यूज स्टेट के अंदर उस चीज़ को लिखता हूँ, इस काउंट वेरिएबल को यूज स्टेट के अंदर बनाता हूँ, तो रिएक्ट क्या कहता है कि इस वेरिएबल को आपको देखते रहना। ठीक है, कि इस वेरिएबल को आप हमेशा देखते रहो, किसको, काउंट को। जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी आपको री रेंडर करना है। री रेंडर मतलब जो भी चीज़ चेंज हुई है वो आपको यूआई में चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, सेट काउंट को कर दिया काउंट प्लस 1। काउंट क्या था मेरा, इनिशियली 6 था, मान लो इसको मैंने 0 कर दिया, तो क्या होगा, इनिशियली 0, और जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगा एक एक करके वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ कि फंक्शन डिक्रीज़ और सेट काउंट काउंट -1। सिंपल था, पर वहाँ पे काउंट प्लस 1, यहाँ पे काउंट -1। और एक और फंक्शन बना लेते हैं डिक्रीज़, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, डिक्रीज़। यहाँ पे इंक्रीज़ फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे डिक्रीज़। इंक्रीज़ फंक्शन क्या करता है, सेट काउंट को काउंट प्लस 1, डिक्रीज़ क्या करता है, सेट काउंट को काउंट -1। तो अब देखो अगर इंक्रीज़ करूँगा तो 8 9 10, डिक्रीज़ करूँगा तो 10 9 8, इस तरीके से चलेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक यूज स्टेट। ये होता क्या है, जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी यूआई भी आपका चेंज होगा। ठीक है, इतना समझना है यूज स्टेट, और जनरली आप यूज स्टेट ही यूज़ करोगे। ठीक हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ की हुई है देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग से फंक्शन नहीं बनाया हमने डायरेक्टली यहीं पे इसी के अंदर यूज़ कर लिया। जैसे 2 बटन्स और बना लिए, इन दोनों को कमेंट कर लिया। इसमें कमेंट इस तरीके से होता है, देखो कर्ली ब्रैकेट स्लैश स्टार देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्टार स्लैश, इस तरीके से कमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से फंक्शन नहीं बनाया, बल्कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि सेट काउंट और काउंट प्लस 1। बट ये वर्क नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे लिख तो दिया कि सेट काउंट काउंट प्लस 1, ये वर्क नहीं करेगा। देखो पूरा यहाँ पे एरर आ गया, टू मैनी री रेंडर्स। इस तरीके से आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करना है फंक्शन को। अगर सिर्फ आपको कॉल करना है विदाउट एनी पैरामीटर्स,
जब आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो। देखो ये सेट काउंट है क्या, एक फंक्शन ही तो है। फंक्शन क्या होता है, कैसे कॉल करते हो फंक्शन को, ऐसे ही कॉल करते हो ना कि सेट काउंट, या फिर जो भी फंक्शन का नाम है, मान लो सम फंक्शन का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो हो रही है, सेट काउंट को कॉल कर रहे हो, उसके बाद आपने इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी, मतलब वैल्यू आप कोई ना कोई पास कर रहे हो। तो जब वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, मान लो आपने इंक्रीज़ लिखा, इंक्रीज़ में कोई वैल्यू पास कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, तो इंक्रीज़ में सिंपली लिख सकता हूँ, फंक्शन यूज़ हो जाएगा। बट सेट काउंट के अंदर एक वैल्यू में पास कर रहा हूँ, दैट इज़ काउंट प्लस 1। तो अगर आप जब कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो आपको इस तरीके से एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक एरो फंक्शन कि पैरेंथेसिस उसके बाद एरो कि सेट काउंट काउंट प्लस 1, अलग से फंक्शन नहीं बनाना पड़ा। सेम चीज़ यहाँ पे एक एरो फंक्शन सेट काउंट काउंट माइनस 1। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग से फंक्शन बनाया, उसके अंदर सेट काउंट काउंट प्लस 1 लिखा, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर लिख दिया डायरेक्टली कि सेट काउंट काउंट प्लस 1। काम एग्जैक्टली सेम है, इंक्रीज़ करोगे इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करोगे डिक्रीज़ होगा। ये आपकी सिंपल थिंग है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है, अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू पास कर रहा है, जैसे यहाँ पे काउंट प्लस 1 वैल्यू पास हो रही है, तो आपको एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हो। ये सभी के समझ में आया, कोई डाउट? फटाफट, क्या ये सभी के समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो आगे देखो, ये क्या है, आपकी स्टेट की वैल्यू, जो मैंने आपसे कहा जो वेरिएबल है, ये स्टेट की वैल्यू है, ये सेटर फंक्शन है, इस वैल्यू को सेट करने वाला, और ये आपकी इनिशियल वैल्यू होगी 0 10 जो भी आपको लिखना है। एंड यूज स्टेट क्या करता है, क्रिएट्स अ पीस ऑफ स्टेट स्टार्टिंग एट 0, ये मैंने आपको समझाई दिया। काउंट द करेंट वैल्यू, यूज दिस टू डिस्प्ले। काउंट क्या आपका वेरिएबल आप कह सकते हो। सेट काउंट द ओनली वे टू अपडेट द वैल्यू, नेवर डू काउंट इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली, जो हम पहले कर रहे थे। तो ओनली वे टू अपडेट द वैल्यू मतलब इसको, अगर आपको काउंट को अपडेट करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, तो आप सेट काउंट यूज़ करोगे। द एरे डिस्ट्रक्चरिंग, यूज स्टेट रिटर्न्स एन एरे ऑफ 2 थिंग्स, दे डिस्ट्रक्चर इट इमीडिएटली। यूज स्टेट करता क्या है, 2 वैल्यूज़ आपको रिटर्न करता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बताया था। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँ new.js नाम की, एक मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, मान लो कॉन्स्ट 1 2 3 4 इज इक्वल टू, ओ ये क्या कर दिया, सॉरी, एक एरे बनाया मैंने कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसको मैं डिस्ट्रक्चर कैसे करूँगा, ऐसे कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रक्चर कि कॉन्स्ट ABCD इज इक्वल टू ARR। अब A के अंदर क्या वैल्यू आएगी 1, B के अंदर क्या आएगा 2, C के अंदर 3, D के अंदर 4। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो रही है। यूज स्टेट क्या कर रहा होगा, कुछ ऐसा होगा वहाँ पे, यूज स्टेट इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी एरे के अंदर, एक मान लो काउंट होगा, एक क्या होगा काउंट होगा, मान लो इसको एक इस तरीके से स्ट्रिंग में बना लिया। दूसरी चीज़ आपके पास सेट काउंट होगी, और उसी चीज़ को आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, कैसे, यही तो लिख रहे हो आप वहाँ पे, कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, बस इतना ही तो कर रहे हो। बाकी वहाँ पे पैरेंथेसिस वगैरह है, उसको छोड़ दो अभी। बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वहाँ पे, वो यूज़ हो रहा है एरे डिस्ट्रक्चर, यही हो रहा है। देखो काउंट सेट काउंट यूज स्टेट 0, तो यूज स्टेट क्या है, इस तरीके से समझ लो एक एरे है, उसको मैं डिस्ट्रक्चर करके इन 2 वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ उसके अंदर से, राइट। तो देखो रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है, जावास्क्रिप्ट के अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ स्टेट, नेवर म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली, ऑलवेज यूज़ द सेटर फंक्शन। अगर आपने स्टेट इस तरीके से बना भी ली है, तो उसको म्यूटेट करने के लिए क्या कह रहा है कि हमेशा सेटर फंक्शन यूज़ करो। मान लो यहाँ पे काउंटर तो आपने बना लिया, ऐसा मत करो कि काउंट प्लस प्लस, ठीक है, क्या यूज़ करो, सेटर फंक्शन, सेट काउंट को यूज़ करो हमेशा। मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स, आप मल्टीपल बना सकते हो वेरिएबल्स। इसका माइक ओपन हो गया, इसका कोई डाउट है? आरती, आरती आपका माइक ओपन है, कोई डाउट है आपका? ठीक है, तो आप मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स भी बना सकते हो। नेम एज इज स्टूडेंट का आपने बना लिया मान लो, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, नया कंपोनेंट ही बना लेते हैं, या फिर इसी के अंदर बना लें, चलो एक यहीं पे बना देता हूँ कंपोनेंट, या फिर इसके चलो ऊपर बना देते हैं कि फंक्शन स्टूडेंट। अब कंपोनेंट में यहाँ भी बना सकता हूँ, बताइए आपको, अलग से फाइल भी बना सकता हूँ, ये भी बताया आपको। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इस तरीके से एम्प्टी फ्रेगमेंट,
ये भी पता होना चाहिए आपको कि सिर्फ आप एक चीज़ रिटर्न कर सकते हो फंक्शन के अंदर से, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं आपके पास। क्या है? तीन स्टेट वेरिएबल्स। क्या क्या हैं? नेम, एज और इज स्टूडेंट। तो कैसे बनाओगे? कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद मान लो नेम कॉमा सेट नेम। ठीक, नेम कॉमा सेट नेम। अब देखो नाम कुछ भी हो सकता है, जनरली आप इस तरीके से सेट नेम में लिखते हो कि जिस चीज़ को आप सेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यूज़ स्टेट, ये जरूरी है। ठीक है, यूज़ स्टेट। और मान लो अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग, किसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो अभी के लिए मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग में छोड़ दिया। अगली चीज़ आएगी एज, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स एज सेट एज। ठीक है, उसके बाद यूज़ स्टेट, और कोई नंबर आने वाला है तो इनिशियली मान लो मैंने इसको 0 कर दिया। तीसरी चीज़ इज़ स्टूडेंट, इज़ स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होगी। तो कॉन्स्ट इज़ स्टूडेंट कॉमा सेट इज़ स्टूडेंट, इस तरीके से। और यूज़ स्टेट, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं, मान लो एम्प्टी छोड़ दिया। जैसे आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, इनिशियली कोई वैल्यू डालनी है वैल्यू भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने तीन स्टेट वेरिएबल्स बना लिए जैसे हमने यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, उसके बाद तीन पैराग्राफ टैग और 3 बार बटन। इन बटन पे प्रेस करने से क्या होना चाहिए, ये आपकी वैल्यूज़ सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स मैंने बना लिए, स्टेट वेरिएबल्स मैंने बना लिए। ओके, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इन तीन पैराग्राफ्स को कि फर्स्ट पैराग्राफ कि नेम इज़, देखो अब मुझे वेरिएबल यूज़ करना है तो कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करूँगा, नेम इज़ नेम। क्यों? क्योंकि सिंपल नेम लिखूंगा तो वो सिर्फ एक टेक्स्ट की तरह आएगा, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। सेकंड चीज़ एज इज़ एज, और लास्ट में इज़ स्टूडेंट, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इज़ स्टूडेंट इज़। अभी के लिए मैं सिर्फ ट्रू है फिर फॉल्स दिखाऊंगा। मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी कर सकते। देखो हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स इस तरीके से आपको ये क्या हुआ, अगर आपको याद हो टर्नरी ऑपरेटर क्या था, इस तरीके से होता था ना कि एक कंडीशन कि एज इज़ ग्रेटर देन 18 क्वेश्चन मार्क, कि अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, येस, फॉल्स हुआ तो क्या करना है, नो। ये टर्नरी याद है सभी को? यस और नो? ये टर्नरी ऑपरेटर सभी को याद है? तो यही टर्नरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो वही जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे सारे के सारे। कहाँ पे यूज़ करूँगा? यहाँ पे, इसके अंदर। अब देखो जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी तो जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, कोई वेरिएबल लिख रहे हो ना, तो ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इज़ स्टूडेंट, अगर इज़ स्टूडेंट ट्रू है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इज़ स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, या फिर सिंपली इज़ स्टूडेंट भी लिख दोगे तो इसका भी मतलब यही है कि इज़ स्टूडेंट अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख दो आप यस, अदरवाइज लिख दो आप नो। बस देखो, तो अब इसमें होगा क्या, या तो येस प्रिंट होगा या नो प्रिंट होगा बेस्ड ऑन इज स्टूडेंट की वैल्यू। तो अब यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। अभी तो सिर्फ काउंट वाली चीज़ आ रही है हमारी, इंक्रीज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट मैंने अलग से बनाया हुआ है स्टूडेंट। क्या इसको मैंने कभी यहाँ पे यूज़ किया? नहीं किया। तो जो भी चीज़ आपको शो कर रही है ना, वो इस ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर होनी चाहिए, इस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर। तो मान लो इनके बाद सबसे नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टूडेंट, इस तरीके से, और सेल्फ क्लोजिंग आप इसको कर सकते हो। तो अब क्या आएगा, नेम इज़ 0, एज इज़ 0 एंड नो। नो क्यों? क्योंकि इसने, मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा तो नहीं था, बट इनिशियली इसने इसको फॉल्स ही मान लिया। तो मैंने अगर फॉल्स लिखा तो यहाँ पे प्रिंट होगा नो। और नेम इज़, अभी कुछ नेम सेट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, 3 बटन यहाँ पे क्रिएट करना है। 3 बटन। पहला बटन क्या करेगा, यहाँ पे सेट नेम, ये नेम को सेट करेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक। तो मैं डायरेक्टली तो नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है, तो मैं इस तरीके से एक एरो फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा सेट नेम। मान लो मैंने लिख दिया पंकज, आप अपना नाम लिख लो। मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सेट नेम पे क्लिक करूँगा तो ऊपर चेंज हो जाएगा, नेम इज़ पंकज। सेम गोज़ फॉर एज। एक और बटन बना लिया, मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर दिया इसको सेट एज, और ये हो जाएगा सेट एज। एज आपकी जितनी भी है, मैंने मान लो लिख दिया 34, इस तरीके से। एक और बटन बना लो कि सेट इज़ स्टूडेंट, सेट इज़ स्टूडेंट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या डिफरेंट करेंगे अभी देखते हैं।
तो देखो सेट एज पे क्लिक करूँगा एज सेट हो जाएगी, सेट नेम पे क्लिक करूँगा नेम सेट हो जाएगा। सेट इज़ स्टूडेंट, इसको देखते हैं थोड़ा, इसमें क्या करना है, इसमें करना है टॉगल स्टूडेंट। कि अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, देखो अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ टॉगल इज़ स्टूडेंट, टॉगल इज़ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट इज़ स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू मैं डायरेक्टली ट्रू भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो उसको ट्रू कर दो आप। इनिशियली नो आएगा जैसे, तो मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा तो येस हो जाना चाहिए। बट टॉगल का क्या मतलब है, मैं जैसे अभी येस आ रहा है तो प्रेस करूँगा तो नो हो जाना चाहिए, अगर ये नो आ रहा है तो प्रेस करने पे येस आ जाना चाहिए। तो एक तरफ से तो काम कर रहा है कि मैं सिर्फ ट्रू वैल्यू इसके अंदर फीड कर सकता हूँ, बट ट्रू के बाद अगर येस हो गया तो येस से नो नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, प्रॉब्लम समझ में आ रही है सभी के, येस और नो, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग के दो तो सही है कि आपको सिर्फ सेट नेम सेट एज कर देना है, लेकिन बाद वाले में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है, मोस्ट वैल्यू को टॉगल कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो बटन की तरह, स्विच की तरह, स्विच ऑन ऑफ होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर मैं अभी जैसे इसकी वैल्यू येस है तो येस की जगह मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा तो नो हो जाना चाहिए, नो है तो येस हो जाना चाहिए। तो एक तरफ से तो काम कर रहा है, नो का येस होता है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है सेट इज़ स्टूडेंट ट्रू। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि सेट इज़ स्टूडेंट नॉट ऑफ इज़ स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब बना, सेट इज़ स्टूडेंट नॉट ऑफ इज़ स्टूडेंट। नॉट ऑफ इज़ स्टूडेंट का मतलब कि अब इज़ स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, नॉट ऑफ इज़ स्टूडेंट। नॉट क्या करता है, वैल्यू को एकदम पलट देता है। अगर इज़ स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू थी पहले तो बटन पे क्लिक करने पे फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स थी तो फॉल्स का उल्टा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो येस नो येस नो, इस तरीके से। नॉट यही तो करता है यार, देखो अगर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग नॉट ऑफ ट्रू तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। देखो फॉल्स प्रिंट हुआ नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ फॉल्स प्रिंट करने पे क्या प्रिंट होगा, रन करके देखो ट्रू प्रिंट हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, मैंने इस स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यू पास की, नॉट ऑफ इज स्टूडेंट, मतलब अगर इस स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जानी चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू पास कर दो आप। ये चीज़ क्लियर है सभी को कि यहाँ पे मैंने नॉट ऑफ क्यों लिखा। ये सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएक्ट का भी कोई ज़्यादा इसमें रोल है ही नहीं। ग्रेट, अब स्टेट विद ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है, बूलियन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस तरीके से यूज़ स्टेट के अंदर इस तरीके से देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखो इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, बर्थडे पे हम एज को 1 से प्लस करना चाहते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। देखो क्या करना है, एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसको कमेंट कर दो यहाँ पे, एक और कंपोनेंट बना लो इसके अंदर यहाँ पे कि फंक्शन बर्थडे। करना क्या चाह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, और रिटर्न। ये तो ध्यान देना है, अगर आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो वो रिटर्न करना चाहिए इस तरीके से, और एक एम्प्टी फ्रैगमेंट वहाँ पे होना चाहिए। अब ये डिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली आप क्या यूज़ करते हो, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट यूज़ करते हो। तो स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे, वो आएगा कुछ ऐसे। अब देखो तरीका तो सेम रहेगा कि कॉन्स्ट इन्फो कॉमा सेट इन्फो, बस ये तो सेम ही रहेगा। बाकी यूज़ स्टेट के अंदर आप क्या रखते हो वो आपकी इच्छा है। मैंने ज़ीरो रख दिया, मैंने हे रख दिया, कुछ भी है आपकी इच्छा। मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने कह दिया नेम सौरभ और एज 32, और मान लो कोर्स यहाँ पे लिख दिया वेब डेव, इस तरीके से। अब ये इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट तो कर सकते हो, प्रिंट करना बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे भी किया हुआ है कि यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट सिटी। जो मेन टास्क है वो क्या है, ये तो आप कहोगे आता ही है मेरे को, कि पी के अंदर मैं लिख दूंगा यूज़र डॉट नेम, सॉरी क्या नाम था इसका, इन्फो डॉट नेम, इन्फो डॉट नेम, इन्फो डॉट एज, इन्फो डॉट कोर्स। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारा जो कंपोनेंट है
उसको मैंने, देखो बर्थडे मैंने कंपोनेंट बनाया बट उसको ऐप के अंदर यूज़ नहीं किया, आपको उसको ऐप के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बर्थडे। अब मेरे पास आ जाएगा सौरभ 32 वेब डेव। मेन जो टास्क है वो ये है कि मैं आपको एक बटन देता हूँ, बटन, बटन के अंदर लिखा हुआ है बर्थडे। इस बटन पे क्लिक करने से सौरभ की एज +1 हो जानी चाहिए। सौरभ की एज क्या हो जानी चाहिए? +1। कैसे करोगे? एनी आइडिया? इसके ऊपर क्लिक करने पे सौरभ की एज क्या हो जानी चाहिए? +1। कोई आइडिया किसी को कैसे होगा? फटाफट, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, जो आ रहा है दिमाग में वो बता दो। बाय यूज स्टेट, ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। यूज स्टेट आप जो एक बना दिया बस, यही है जो है। इसके अलावा आप यूज स्टेट नहीं बना सकते हो। अगर एज अलग से एक यूज स्टेट में होती तब तो आसान हो गया था। तब तो प्रॉब्लम ही क्या थी, तब तो मैं ऐसा करता कि कॉन्स्ट एज सेट एज यूज स्टेट 32, और अगर इंक्रीज़ करनी होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिख देता सिंपली कि ऑन क्लिक और सेट एज +1, सिंपल था। और यहाँ पे info डॉट एज की जगह सिर्फ एज लिखता। तो ये तो सॉर्टेड है, 32 33 35, ये तो बहुत सिंपल है, तो हमने भी किया। बट वही है प्रॉब्लम, मैंने कहा आप अलग से नया वेरिएबल नहीं बनाओगे, ये जो आपने नया बना दिया ये अलाउड नहीं है, इसी की हेल्प से करना है। तो इसकी हेल्प से कैसे करोगे अब ये समझते हैं। देखो यहाँ पे कैसे किया हुआ है, देखो एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक बर्थडे कि बर्थडे पे आपको कुछ करना है। तो क्या किया, देखो यूज़र डॉट एज यूज़र डॉट एज +1, ये जो हम पहले हमने सीखा है। पहले हम यही तो करते, मान लो एक फंक्शन बना लिया हमने भी इसी की तरह। क्या किया, एक फंक्शन बना दिया कि इंक्रीज़ एज, और ये फंक्शन क्या करता है, ये एज मुझे यहाँ से मिल जाएगी info डॉट एज, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि info डॉट एज info डॉट एज +1। प्रॉब्लम है कोई? नहीं है। और यहाँ पे इसको अटैच कर दो फंक्शन को, ऑन क्लिक इंक्रीज एज। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी होती तब मैं एरो फंक्शन यूज़ करता, बट अभी कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, तो सिंपली आप फंक्शन सिग्नेचर यूज़ कर सकते हो। बट इससे काम नहीं होगा। अभी देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वैल्यू इंक्रीज़ भी हो रही है बट UI में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हो ना, आप सिंपली एक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो, इससे स्टेट चेंज नहीं हो रही है। हाँ, इवेंट लिस्टर हम लगाएंगे बट इससे आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ये नॉर्मल आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज की, तो पूरी की पूरी स्टेट कैसे चेंज करोगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। ये तो गलत हो गया। चलो, आप पूरी की पूरी स्टेट ऐसे चेंज करोगे, मैं लिखूँगा सेट इन्फो, क्योंकि अगर मुझे इन्फो को चेंज करना है तो मैं यूज़ करूँगा सेट इन्फो। अब उसके बाद फिर से एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो, फिर से मैं .js फाइल में जाता हूँ। हमने पढ़ा था एक स्प्रेड ऑपरेटर। मान लो मैंने एक कॉन्स्ट इन्फो = नेम गीता, एज 34, और एज में 34। ये आपने कभी ऑब्जर्व किया, मैं जब भी कोई नंबर लिखता हूँ तो 23, 45, 46, 67 ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? बहुत फालतू क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर मुझे कोई नंबर लिखना है तो मैं 34 लिखता हूँ, या 23 लिखता हूँ, या 67 लिखता हूँ। ऐसा क्यों? एनी आइडिया? मैं कह रहा हूँ, जब भी मैं कोई नंबर लिखता हूँ, मान लो मुझे कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखनी है, एज रखना है, जैसे तो मैं एज 34 रखता हूँ, या 23, या 12। ऐसा क्यों? यही नंबर क्यों? कभी मैंने 91 क्यों नहीं रखा? बहुत सिंपल है। देखो कीबोर्ड में ये नंबर्स एकदम पास पास हैं और मैं आलसी हूँ। देखो 1 2 आसपास है, 2 3 आसपास है, 3 4 आसपास है, तो इसलिए बस, और कोई वैल्यू और कोई रीज़न नहीं है। तो एज 34 एंड कोर्स पाइथन से। तो हमने एक पढ़ा था स्प्रेड ऑपरेटर, ये 3 डॉट्स, ये क्या करता है? देखो, अगर मैं एक कॉन्स्ट ओबीजे नाम से नया एक बनाऊँ और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ,
कि डॉट 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 इन्फो, और इसको रैप कर देते हैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इन्फो करूँगा तब तो आपको पता ही ये क्या होगा, इन्फो के अंदर ये इन्फो आ जाएगी मेरी, नेम गीता A34 कोर्स पाइथन। लेकिन अगर मैं इस ओबीजे को भी प्रिंट करूँगा ना तो क्या होगा, इसके अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, आप इसका जो पहला काम है वो है चीज़ों को कॉपी करना। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉट 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 इन्फो, तो जो इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली कॉपी हो जाएगा और ओबीजे के अंदर चला जाएगा, जो भी आपने नया वेरिएबल यहाँ पे बनाया। तो कर्ली ब्रैकेट्स, 3 डॉट्स और ऑब्जेक्ट का नाम मीन्स कॉपी करना है। इसको समझ आया? यस और नो? स्प्रेड ऑपरेटर क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेड ऑपरेटर। इतना समझो अभी कि हम इसको कॉपी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि मैंने 3 डॉट्स लगाए तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ग्रेट। अब इसी के साथ साथ मैं ना इसके अंदर नई चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। कॉपी तो किया, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मान लो एक और नई प्रॉपर्टी, सिटी हरिद्वार। तो देखो, तो वो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, नेम गीता A34 कोर्स पाइथन, एक और नया ऐड हो जाएगा ओबीजे के अंदर, दैट इज़ सिटी। और अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग को चेंज करना चाहता हूँ, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा कि एज 54, 34 की जगह अब क्या हो जाएगी 54। देखो पहले क्या थी, इन्फो के अंदर 34 है बट ओबीजे के अंदर 54 हो जाएगा। मैंने कॉपी किया, सिर्फ एज को मैंने चेंज कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं सेम चीज़ अब यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो जावास्क्रिप्ट है, देखो सेट इन्फो डॉट 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 इन्फो, इन्फो को तो स्प्रेड कर दो, कॉमा लगा के एज को कर दो, कितना कर दो एज को, कितना करना है एज को, इन्फो डॉट एज +1, यही तो करना है। देखो सेम चीज़ है, डॉट 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 इन्फो एज 54, डॉट 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 इन्फो एज, इन्फो डॉट एज +1। करना क्या था इस बटन पे प्रेस करके, एज को 1 से बढ़ाना है ना। तो अब इसको ट्राई करो, देखो अब हमारे ये काम करने लगेगा। ठीक हो गया? तो बेसिकली करना क्या था, अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है और यूआई पे चेंज भी दिखाना है तो हमेशा ये सेटर फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है, तभी चेंज हो सकता है। तो मैंने सेट इन्फो लिखा, तो इससे क्या हुआ होगा, डॉट 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 इन्फो से बाकी चीज़ें तो सेम रही होंगी इन्फो के अंदर, बट एज चेंज हो गई होगी जो कि +1 हो गई होगी। तो एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा, वो फिर से सेट इन्फो में चला गया और उसी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अगेन आपसे वही कहूँगा, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो सब कुछ आसान है। अब आपको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता, स्प्रेड ऑपरेटर नहीं पता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया अगर समझ आ गया तो। स्टेट विद एरेज, द स्प्रेड पैटर्न फॉर ऑब्जेक्ट स्टेट, कॉपी एवरीथिंग। तो ये बहुत जगह यूज़ करोगे आप। सो स्टेट विद एरेज, एरेज के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लो। इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो एक नया मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक और कंपोनेंट जिसका नाम होगा फंक्शन स्किल। और जब भी कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। अब जनरली आपको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट नाम की नई फाइल बनानी चाहिए, बर्थडे नाम की नई फाइल बनानी चाहिए, स्किल नाम की नई फाइल बनानी चाहिए, स्किल डॉट JSX, बर्थडे डॉट JSX, बट एज अ सर्टिफाइड आलसी मैंने नहीं बनाया, बट आपको बनाना है। ओके, तो स्किल में क्या करना है बेसिकली, अब मैं एक स्टेट तो बनाऊंगा बट उस स्टेट के अंदर अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, बल्कि एरे होगा। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट स्किल्स इज इक्वल टू सेट स्किल्स, सॉरी कॉमा सेट स्किल्स एंड इक्वल्स यूज स्टेट। इसके अंदर एक एरे, मान लो मैंने अपनी स्किल्स लिख दी कि HTML CSS एंड JS, इस तरीके से 3 स्किल्स मैंने यहाँ पे दिखा दी अपनी। ओके, अब ये 3 की 3 स्किल्स अगर मुझे UI पे दिखानी है तो मुझे ये ऐप डॉट JSX के अंदर लिखना पड़ेगा कि भाई क्या नाम था, स्किल। बट स्किल अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करता है स्क्रीन पे, सिर्फ दिखाता है चीज़ों को। तो इस एरे के अंदर मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ, कल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो मैप यूज़ कर रहा हूँ मतलब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना मतलब कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना। तो मैं लिखूँगा स्किल्स डॉट मैप, कि मैप करना है स्किल्स को,
अब मुझे क्या होगा, एक बार HTML मिलेगा, एक बार CSS मिलेगा, एक बार JS मिलेगा, उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने उसको स्किल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद एरो फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कल वाली बात मेरी याद हो तो क्या यूज़ करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्किल लिख दो। मान लो एक ड्यू बनाया P के अंदर, अब अगेन यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगा के ये स्किल लिखना पड़ेगा। इससे होगा क्या, स्किल के अंदर एक एक करके ये स्किल आ रही है और मैं उसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना कि ये मैप क्या यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पे, कल समझाया था। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, इस कोड को समझने में? यहाँ पे क्या हुआ, एक यूज़र स्टेट बनाया, उसके अंदर एक एरे है, उस एरे के आइटम्स मुझे प्रिंट करने थे तो इसके ऊपर मैप लगा दिया। अब स्किल के अंदर एक एक करके सारी वैल्यूज़ आएंगी और पैराग्राफ के अंदर वो दिखा दिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब देखो इसमें इससे दो चीज़ें दी है। एक तो रिमूव स्किल, कि मैं इस स्किल को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया, एक बटन दे दिया सिंपली कि बटन रिमूव, तो हर स्किल के पीछे एक बटन आ जाएगा, रिमूव रिमूव रिमूव। हम क्या कर सकते हैं, इस डिव को फ्लेक्स कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा स्टाइल। अब देखो स्टाइल आप ऑब्जेक्ट में देते हो, ये भी याद रहना चाहिए। एक बार और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ये भी याद होना चाहिए। तो अब इस तरीके से बटन आएगा आपके पास। तो जब भी मैं इस रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये HTML रिमूव हो जाना चाहिए, CSS के रिमूव पर क्लिक किया तो CSS रिमूव हो जाना चाहिए, JS के रिमूव पर क्लिक किया तो JS रिमूव हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, मैं आपको एक बटन देता हूँ यहाँ पे, बटन ऐड स्किल, ऐड स्किल। इस ऐड स्किल पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, मान लो यहाँ पे रिएक्ट और ऐड हो जाना चाहिए। तो कैसे ऐड करोगे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो देखो। अब इसके अंदर भी स्प्रेड ऑपरेटर आपका यूज़ होगा। सिंपल है अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो। मान लो मुझे एक और स्किल यहाँ पे ऐड करनी थी, तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कि फंक्शन ऐड स्किल, ऐड स्किल कैसे ऐड करेंगे। एरे के अंदर अगर कोई नया आइटम ऐड करना हो तो हमने पढ़ा था, मैं लिख सकता हूँ स्किल्स डॉट पुश, याद है, पुश, स्किल डॉट पुश रिएक्ट, कि एरे के अंदर एक और नया आइटम आ रहा है रिएक्ट, अगर आपको पुश फंक्शन याद हो तो। और यहाँ पर लिख दूंगा ऑन क्लिक, क्या नाम है फंक्शन का, ऐड स्किल। अब अगेन मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू मैं पास नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू पास हो रही होती तो मुझे एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ता। तो ऐड स्किल पे क्लिक करने से क्या होता है, स्किल डॉट पुश रिएक्ट, मतलब इसके अंदर रिएक्ट और आ जाना चाहिए, बट नहीं आया। क्यों, क्योंकि मैंने स्टेट को अपडेट किया। क्या मैंने सेट स्किल्स को यूज़ किया यहाँ पे, नहीं किया। तो जब तक मैं सेट स्किल्स को यूज़ नहीं करूँगा तब तक इस चीज़ का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता। मतलब आपको हमेशा सेटर फंक्शन यूज़ करना है। अगर UI में कोई चेंज दिखाना है ना, तो इतना तो ध्यान में रखो कि सेटर फंक्शन ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेट स्किल्स, अगर UI में चेंज दिखाना है तो सेट स्किल्स में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सेट स्किल्स में कुछ ना कुछ चेंज। अब देखो अगेन फिर से जावास्क्रिप्ट में चलते हैं अपने बुजुर्गों के पास। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट, सेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्किल्स इज इक्वल टू, बस यूज स्टेट यूज़ नहीं होगा, HTML CSS JS। अगर मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग स्किल्स कर दूँ तो ये तो आपको पता ही है इसका आउटपुट क्या है, HTML CSS JS। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि कॉन्स्ट न्यू स्किल्स इज इक्वल टू डॉट 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 स्किल्स, तो अब इस न्यू स्किल्स वेरिएबल के अंदर ये स्किल्स की तो सारी की सारी वेरिएबल्स आ ही गए। अगर मैं न्यू स्किल्स को प्रिंट करूँ तो स्किल्स के तो सारे के सारे आइटम्स आ ही जाएंगे। देखो HTML CSS JS। इसके साथ अगर मुझे कोई नया आइटम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के रिएक्ट लिख दूँगा। इससे क्या होगा, न्यू स्किल्स नया वेरिएबल, तो डॉट 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 स्किल्स मतलब स्किल्स के अंदर जितना आइटम है वो तो सारे के सारे आ जाएंगे, प्लस रिएक्ट, कॉमा रिएक्ट मैंने लिख दिया। देखो HTML CSS JS एंड रिएक्ट। अब ये सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसके अंदर, बस सेट स्किल्स और एरे डॉट 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 स्किल्स, कि स्किल्स के सारे आइटम प्लस रिएक्ट। देखो ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि UI में भी चेंज मुझे दिखाई पड़े। अब इसको रिफ्रेश करो, ऐड स्किल, रिएक्ट भी ऐड हो गया। बट अभी इसमें बग है, जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार रिएक्ट ऐड होता जाएगा। इसको आप फिक्स कर सकते हो, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है।
कि ऐड स्किल पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है, रिएक्ट आपका आ रहा है। ये समझ में आया सभी के, ऐड स्किल कैसे काम कर रहा है? वही है, अगर जावास्क्रिप्ट क्लियर है तो रिएक्ट क्लियर है। रिएक्ट इज़ जावास्क्रिप्ट, नथिंग एल्स। कुछ बहुत स्मार्ट लोगों ने जावास्क्रिप्ट को कुछ इस तरीके से यूज़ किया है। यूज स्टेट क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है बिहाइंड द सीन्स। एक फंक्शन बना दिया किसी ने यूज स्टेट नाम का, बस हम यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब ये रिमूव वाला बटन काम करने के लिए आपको फ़िल्टर याद होना चाहिए। फ़िल्टर, अगेन फिर से आप कहोगे जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, तो रिएक्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बट जो है वो है। अब देखो, फ़िल्टर अगर आपको याद हो, फ़िल्टर क्या करता है, मैं अगर लिख दूँ स्किल्स डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर भी एक एक करके सभी आइटम्स के पास जाएगा, स्किल्स के, HTML के पास जाएगा, CSS के पास जाएगा, JS के पास जाएगा। अब मुझे मान लो फ़िल्टर में ये करना था कि CSS को हटा देना था। फ़िल्टर का यही काम होता है कि कोई आइटम रिमूव कर दो आप, मुझे CSS को हटा देना था, आउटपुट में सिर्फ HTML और JS चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आइटम आ रहा है वो कहाँ आएगा, तो मान लो आइटम के अंदर आया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक कंडीशन लिख दोगे कि आइटम नॉट इज इक्वल टू क्या, CSS। ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, इसको एक जगह स्टोर कर दो, कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल टू दिस। पहले आंसर देख लो आप, क्या है आंसर में, देखो सिर्फ HTML और JS आएगा, CSS नहीं आएगा। अब फिल्टर को ध्यान से समझना, स्किल्स डॉट फिल्टर आपने लिखा, आइटम के अंदर क्या आएगा, पहले HTML आएगा, फिर CSS, फिर JS आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने लिखा आइटम नॉट इज इक्वल टू CSS, तो इसका ये मतलब बना कि जो जो आइटम CSS के इक्वल नहीं है, जो जो आइटम इस स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, उसको आप स्टोर कर लो। कहाँ स्टोर कर लो, इस आंसर के अंदर। तो एक नया एरे आपको रिटर्न होगा, किस चीज़ का, इन आइटम्स का। ठीक है, कौन से आइटम्स का, जो आइटम आपका CSS के इक्वल नहीं है, वही तो मैंने लिखा नॉट इज इक्वल टू CSS। तो पहली बार आइटम के अंदर HTML आया, ये चीज़ चेक हुई कि क्या ये HTML CSS के इक्वल है, नहीं है, तो मतलब इसको स्टोर कर लो। अगली बार CSS आया, तो ये कंडीशन क्या होगी, CSS नॉट इज इक्वल टू CSS, फॉल्स हो गई, मतलब इस आइटम को नहीं रखना है आंसर में, इसको हटा दो। फिर से हमारी कंडीशन आएगी कि JS नॉट इज इक्वल टू CSS, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आंसर में आपका वो स्टोर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फाइनली आपके आंसर में HTML और JS ही आएगा। फिल्टर आपको एक नया एरे रिटर्न करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर, फिल्टर कैसे काम कर रहा है समझ आया? उसी को यूज़ करते हुए बस यहाँ पे बना लेंगे हम। फिल्टर समझ आया सभी के? अब जब एक दो बार फिल्टर को खुद से यूज़ करोगे ना, तब समझ आएगा। बस वही चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं कि फंक्शन रिमूव स्किल। अब यहाँ पे लेकिन आपको नाम पास करना पड़ेगा कि कौन सी स्किल को रिमूव करना है, कौन सी स्किल को आपको यहाँ पर रिमूव करना है, यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लो आपने लिख दिया नेम कि स्किल नेम, या फिर जिसको आपको रिमूव करना है उसका नाम, स्किल नेम। यहाँ पे करोगे क्या, वही सेट स्किल्स डॉट फिल्टर। और अब फिल्टर आपको पता ही है, फिल्टर के अंदर हर बार एक एक स्किल आएगी, और स्किल नॉट इज इक्वल टू स्किल नेम। ठीक है, जो स्किल का नेम आएगा यहाँ से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे, आई नो। देखो सबसे सिर्फ इतना अंदर का पार्ट देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किल्स डॉट फिल्टर, मतलब ये स्किल्स वाले एरे को फिल्टर करना है। आप स्किल के अंदर एक एक करके HTML CSS JS आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा, स्किल नॉट इज इक्वल टू स्किल नेम। स्किल नेम क्या है, जो आ रहा है यहाँ से, जो हम पास करेंगे, कुछ भी हो सकता है स्किल नेम, HTML हो सकता है, CSS हो सकता है, JS हो सकता है, हमें नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट इज इक्वल टू स्किल नेम। तो जो भी आइटम स्किल नेम के इक्वल नहीं होगा वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। और फाइनली उसको हम सेट स्किल्स के अंदर रख रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार यूज़ करके देख लो। जैसे रिमूव बटन है, तो रिमूव के अंदर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अब यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पास करनी है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकता कि ऐड स्किल की तरह लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एरो फंक्शन यूज़ करना है। क्या नाम है इसका, रिमूव स्किल। अब स्किल का नाम क्या है, स्किल का नाम इस स्किल के अंदर है, बस इस स्किल के अंदर नाम क्या है, ये वाले स्किल के अंदर, मैप वाले के अंदर, पहले HTML फिर CSS फिर JS, उसी को मैं पास कर दूंगा। तो जिसके लिए भी ये बटन रिमूव क्लिक होगा, उसके लिए आपका वाला पार्ट कॉल हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे,
HTML के अंदर रिमूव क्लिक किया, HTML साफ, रिएक्ट के अंदर क्लिक किया, रिएक्ट साफ, JS के अंदर किया, JS साफ, ये साफ, ऐड स्किल करूँगा, रिएक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ये मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे इस पार्ट को समझो, मैप के अंदर स्किल में क्या आ रहा है, एक एक करके सारी स्किल्स आ रही हैं, पहले HTML फिर CSS फिर JS, ठीक है। और वो उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है इनिशियली, HTML CSS JS, दैट इज़ क्लियर, ठीक है। अब ये जो बटन है उसके अंदर मैंने लिखा ऑन क्लिक रिमूव स्किल। अब देखो 3 बार ये कॉल हो रहा होगा, हर बार ये स्किल की वैल्यू अलग होगी, और रिमूव स्किल को एग्जैक्ट वही वैल्यू पास होगी। अगर मैं इस बटन के लिए प्रेस करूँगा तो रिमूव स्किल के अंदर क्या जाएगा, CSS। अगर इस बटन के लिए प्रेस करूँगा तो रिमूव स्किल के लिए क्या जाएगा, JS। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, स्किल्स डॉट फिल्टर, जो भी इस स्किल नेम के अलावा है उन सभी को एरे के अंदर रखो, और सेट स्किल्स के अंदर उसको रख दो, बस बाकियों को रिमूव कर दो, जो ये वाला है पर्टिकुलर उसको रिमूव कर दो। देखो ये खुद से करना पड़ेगा,